तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 21 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित ये चौथा लेक्चर है, और इस क्लास में हम लोग गुप्तोत्तर और गुप्त काल को ही कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोग 135 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। 135 नंबर क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो हम सभी को पता है कि जब यहाँ पे जब हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, तो हर्षवर्धन जब जो है वो क्या करता है कि हर्षवर्धन हम लोग जानते हैं ये आपका वर्धन वंश का शासक होता है, और ये आपका कन्नौज और प्रयाग में आपका हमेशा जो है धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करता है। और प्रयाग में तो वो हर साल जो है वो महामोक्ष परिषद 5-5 साल में करवाता था, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका था। तो यानी हम जो हर्षवर्धन है वो दक्षिण की ओर जा रहे थे, तो उसको दक्षिण की ओर मतलब कि अटैक करने से कौन रोकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं कि जो है आपका गुप्त वंश जब पतन हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है, तो उसके बाद कई सारे राजवंशों का उद्भव होता है, जिसमें से मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, जिसे हम लोग वर्धन वंश कहते हैं, परवर्ती गुप्त, उसके बाद गौड़, ये सभी प्रमुख राजवंश उत्पन्न होते हैं। इन्हीं राजवंशों में से पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। तो गुप्त काल के बाद जो गुप्तोत्तर काल आता है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे राजवंश आते हैं, जैसे मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर में आते हैं, तो वहाँ पे सातवाहन सबसे फेमस हो गया, बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। उसी तरह यहाँ पे जो है वो आपका वर्धन वंश सबसे बड़ा जो है वो स्थापित करता है साम्राज्य। पुष्यभूति वंश का हम लोग संस्थापक की बात करें तो वह आपके पुष्यभूति ही थे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, और इसकी जो राजधानी थी वो आपका थानेश्वर यानी कि हरियाणा वाला क्षेत्र में था। आगे देखिए, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जो है वो जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां दी थी। तो एक यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा है कि प्रभाकर वर्धन किस वंश का शासक था, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश का स्थापना किया था ये क्या बोलते हैं इसको, पुष्यभूति ने, लेकिन इसका एक और मेन शासक था प्रभाकर वर्धन, ये भी था। इसके बाद जानते हैं कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र होता है। एक को बेटा का नाम है राज्यवर्धन और एक का बेटा नाम है हर्षवर्धन, ठीक है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। तो हर्षवर्धन जो है वो आपका प्रभाकर वर्धन का ही बेटा है। प्रभाकर वर्धन का 2 बेटा होता है, एक आपका राज्यवर्धन और एक आपका हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन बहुत फेमस हो जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, और इसके वो कन्या भी होती है प्रभाकर वर्धन का, जिसका बेटी का नाम क्या है, राजश्री। क्या है, राजश्री। तो राजश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के मौखरी राजा गृहवर्मा के साथ होता है। तो प्रभाकर वर्मा का 2 बेटा है, जिसमें से एक हर्षवर्धन था, एक राजवर्धन था। एक बेटी थी राजश्री, और राजश्री का जो शादी ब्याह कर देता है वो मौखरी राजा गृहवर्मा से। फिर बाद में क्या होता है कि मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर जो है वो कारागार में जो डाल दिया, यानी कि हर्षवर्धन की बहन के पति को मार दिया। हर्षवर्धन की बहन यानी कि राजश्री को बंदी बनाकर ले जाता है कौन, तो मालवा के शासक, है ना। बाद में जब ये बात पता चलता है तो राज्यवर्धन जो है वो देवगुप्त को फिर मार देता है बाद में। तो राज्यवर्धन यानी कि जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई है वो देवगुप्त को क्या करता है, मार देता है, और देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक नरेश ने धोखा देकर राज्यवर्धन की फिर हत्या कर देती है। तो ये सब कहानी याद रखिएगा हल्का फुल्का। तो याद रखिए कि हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई राज्यवर्धन, उसको फिर मार दिया जाता है, क्योंकि राज्यवर्धन जो है वो अपने 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 बहनोई जिस मतलब कि अपनी बहन के पति का जब हत्या सुनता है तो वो जाता है मौखरी राजा को मारने के लिए। तो मालवा के शासक देवगुप्त को मारने के लिए जाता है। तो जब मालवा के शासक देवगुप्त को वो मार भी देता है, तो बाद में ये याद रखिएगा कि देवगुप्त का एक जो मित्र रहता है वो रहता है शशांक, गौड़ नरेश शशांक, जो बंगाल में शासन कर रहा होता है। वो शशांक जो है वो फिर किसको मार देता है, राज्यवर्धन को मार देता है, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि शशांक जो है वो आपका शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने बोधि वृक्ष यानी कि बोध गया को कटवा दिया था पूरी तरीके से, ठीक है ना। राजवर्धन का जब मृत्यु हो जाता है 606 ईस्वी में, उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में ही जो हर्षवर्धन है वो थानेश्वर की गद्दी में बैठता है। तो जब
ये हर्षवर्धन की कहानी हम लोग देख रहे थे कि जब राज्यवर्धन का मृत्यु हो गया तब ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन को ही फिर क्या करना पड़ेगा, गद्दी में बैठना पड़ेगा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। जैसे परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण किया था पहले, तो हम लोग जानते हैं परम भट्टारक और महाराजा धीराज का जो उपाधि है इसके पिताजी प्रभाकरण वर्धन ने जो है वो ये किया था, है ना, उपाधि धारण किया था। हर्ष जो है हर्षवर्धन जो है वो शशांक को हरा भी देता है बाद में। हर्षवर्धन जानते हैं क्योंकि उस हर्षवर्धन का जो भाई है, बड़ा भाई राज्यवर्धन को मारा था। देखो राज्यवर्धन, देखो क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि जब मालवा के शासक देवगुप्त मारता है ये राजश्री, जो उसकी बहन रहती है राजश्री के पति का नाम क्या रहता है, तो उसका पति का नाम रहता है गृहवर्मा। जब गृहवर्मा की हत्या कर देता है और राजश्री को बंदी बना लेता है कौन, तो देवगुप्त। बाद में ये बात जब पता चलता है तो राज्यवर्धन जो है वो देवगुप्त को मार देता है। और जब देवगुप्त को मारता है तो देवगुप्त का एक दोस्त रहता है, मित्र रहता है गौड़ शासक शशांक फिर जो है वो राज्यवर्धन का मार देता है। फिर उसके बाद इसके बदले में फिर हर्षवर्धन गद्दी पे बैठता है, थानेश्वर की गद्दी पे। फिर हर्षवर्धन जो है वो गद्दी पे बैठता है तो फिर शशांक से युद्ध करता है, फिर अपर शशांक को मार देता है। तो समझ रहे हैं ना कहानी कैसे कैसे ये हो रहा है। तो केवल सुनते जाइए अभी। फिर जो है हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और उसे अपनी राजधानी बना देता है कन्नौज को। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है जिसमें हर्ष की जो है वो हार हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हर्ष और जो है पुलकेशिन द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में कहाँ पे युद्ध होता है, तो नर्मदा नदी के तट पे जो है वो युद्ध होता है और जिसमें हर्षवर्धन जो है हार जाता है। अगर यहाँ पे हर्षवर्धन जो अगर जीत जाता तो वो जो है दक्षिणवर्ती आगमन हो जाता हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन जो है वो साउथ इंडिया में भी वो आगमन कर जाता। तो यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे ही हर्षवर्धन हार जाता है पुलकेशिन द्वितीय से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सोचिए इसके लिए इतना डाटा आपको हम बताए हैं एक कहानी के लिए। आगे देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, जबकि फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि ह्वेनसांग के यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। किसको, तो ह्वेनसांग। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह के उद्देश्य से भारत आया था। किसने, तो ह्वेनसांग। आगे जानते हैं कि हर्षवर्धन जो है 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजते हैं और 643 और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आते भी हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखिए। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। आगे देखिए हर्षवर्धन के जो पूर्वज है वो भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, ठीक है ना। प्रारंभ में ही हर्ष भी अपने कुल देवता शिव के ही जो है परम भक्त रहते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लेता है और बौद्ध धर्म की जो है वो महायान शाखा को अपनाता है और वो अपने यहाँ पे राजाश्रय उसको प्रदान करता है। तो हर्षवर्धन भी पहले जो है वो शैव भक्त था, बाद में वो बौद्ध धर्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उसको ये बहुत ज़्यादा ये मतलब कि बल प्रदान करता है, ये भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग पिछले क्लास में ही देख रहे थे कि जो है वह अपने पूर्ण बौद्ध वो जब फिर बाद में जब पूरी तरीके से बौद्ध बन जाता है और हर्षवर्धन के समय में ही नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन के समय में ही जो है प्रयागराज में प्रति 5 साल में एक समारोह का आयोजन होता था जिसे हम लोग महामोक्ष परिषद कहते थे और ह्वेनसांग जो है स्वयं छठे समारोह में शामिल भी हुए थे, ये भी हम लोग जानते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग यहीं से सॉल्व किए थे, ठीक ना। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी समय हम लोग एक पॉइंट और भी जान लीजिए कि बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो अगर हर्षवर्धन की दरबारी कवि की बात करें तो वो कौन है रहता है, तो आपका बाणभट्ट रहता है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें तो बाणभट्ट जो रहता है जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि रहता है वही जो है वो हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किया। तो बाणभट्ट जो है वो आपका हर्षचरित और आपका कादम्बरी का रचना कौन करता है, तो हर्ष जो है वो कौन करता है, तो बाणभट्ट कहता है जो कि हर्षवर्धन के दरबारी रहता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बाणभट्ट के अगर गुरु की बात करें तो वो रहते हैं आपका भरचू। कौन रहते हैं, तो भरचू रहते हैं बाणभट्ट के गुरु। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की थी। हर्षवर्धन जो है वो खुद लिखता था बहुत ज़्यादा, वो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये 3 वो नाटक लिखा था संस्कृत में हर्षवर्धन ने। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। तो हर्ष ने किया था, मतलब हर्ष लिखवाता है, लिखा नहीं था। आगे देखो हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है।
और ये आप जीपीएससी मेंस का सिलेबस देखिए तो वहाँ पे लिखा हुआ था भी कि हर्षवर्धन को जो है अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था, ना ही सारे देश का शासक। तो हम लोग बोलते हैं कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन उठता है इसमें क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कि हर्षवर्धन तो पूरे भारत का शासक था भी नहीं, है ना, पूरे भारत का शासक था भी नहीं, ये थोड़ा थोड़ा केवल आपका जो है थानेश्वर वाले इलाके में रहा कुछ समय के लिए, फिर कुछ समय के लिए जो है वो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, जब ये शशांक को पराजित करता है तो अपना राजधानी जो है वो कन्नौज को बनाता है। और ये अंतिम हिंदू शासक कैसे रहेगा जबकि ये हिंदू धर्म को अपनाता भी नहीं है। पहले हिंदू रहता है, शैव धर्म को अपनाता है, मानता है, शैव भक्त रहता है, बाद में लेकिन ये तो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो ये कहीं ना कहीं कटाक्ष है एक तरह से, ठीक ना। हर्ष के अगर अधीनस्थ शासक की बात करें तो अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत वो कहलाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। और प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का जो साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, प्रांत को जो है वो भुक्ति कहा जाता था, ठीक है ना। क्या कहा जाता था, तो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। और प्रत्येक भुक्ति का जो शासक है वो राजस्थानीय जो है वो ऊपरी की अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हर्षवर्धन से संबंधित कुछ और भी मिलेगा तो वो आपको बता दिया जाएगा यहीं पे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 136 देख रहे थे हम लोग। इसमें बोला गया था कि हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध जो है वो आपका अवश्य भावी हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पे दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा देता है। और पुलकेशिन द्वितीय की जो है ऐहोल परिस्थिति में ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध का जो है साक्षी है। तो पुलकेशिन द्वितीय का ही एक, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जो है वो आपका जो देखते हैं हम लोग जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति है ना। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति जैसे, उसी तरह जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय का जो है वो ऐहोल प्रशस्ति भी है, जहाँ से आपको ये दोनों की युद्ध के बारे में दिखता है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में युद्ध को। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो हम सभी को पता है पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय किस वर्ष था। ये आपका जेपीएससी में पूछा गया था। चालुक्य शासक था कौन, तो पुलकेशिन द्वितीय। हम लोग जानते हैं कि अगर पुलकेशिन द्वितीय की बात यहाँ पे बार बार की जा रही है तो हम लोग जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो आपका चालुक्य वंश का शासक होता है और ये हरा देता है किसको, हर्षवर्धन को हराता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो है हर्षवर्धन को किस वर्ष हराता है। हम लोग जानते हैं कि ये आपका नर्मदा नदी के तट पर हराता है, लेकिन किस साल ये हराता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 618। तो 618 ईस्वी को, एडी को, है ना, 618 ईस्वी को ये जो है हराता है, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में युद्ध अवश्य भावी हो गया था। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें संभवतः हर्ष की जो है पराजय हुई। अल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध है वो 630 से लेकर 634 ईस्वी के बीच में कभी भी हुआ था। इसका पहला कारण है कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता और यह युद्ध उसी का परिणाम था। अब फिर हम लोग निश्चित ये कह सकते हैं कि पुलकेशिन का 630 ईस्वी का जो लौह नारा से प्राप्त उसके लेख से पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख मिलता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 का जो है आपका ऐहोल प्रशस्ति इस युद्ध का जो है उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने ताम्रपत्र लेख के अनुसार यह विचार व्यक्त किया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष का जो है 618 ईस्वी में ये निश्चय किया। और फिर इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में भी इस युद्ध का समय 620 के लगभग बताया गया। अतः इस युद्ध का जो समय 618 मानना अधिक युक्त है। झारखंड लोक सेवा ने भी आयोग ने भी इस उत्तर का जो सही उत्तर इसका जो है वो बी माना था। तो कहने का अर्थ क्या है देखिए, 618 में हुआ था कि नहीं हुआ था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो अलग अलग इसमें कारण बताया जाता है। ले देखिए जेपीसी इसको 618 माना था तो हम लोग भी इसको 618 ही मानेंगे, है ना, 618 ही इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है, 618। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जेपीसी भी 618 माने इसलिए हम लोग भी इसको 618 ही मानेंगे।
दोनों के बीच में युद्ध जो हुआ था सो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए कि कवि बान निवासी था। तो अगर बान यहाँ बोला जा रहा है, बान किसकी बात की जा रही है, तो बान जो है मतलब बान भट्ट की बात की जा रही है ना, बान भट्ट की बात की जा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका बान भट्ट है ये आपका जो है वो कहाँ का रहने वाला था। तो बान भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु और इनकी माता का नाम राजदेवी था। बाप रे, इतना डीपली पूछता है क्वेश्चन। तो बान भट्ट का जो जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपका जो है वो सोन नदी के किनारे हुआ था, बिहार में हुआ था, सोन नदी के किनारे प्रीतिकुटा गांव में हुआ था बान भट्ट का। और ये हम लोग जानते हैं बान भट्ट जो है वो आपका हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि होता है। और बान भट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो है हर्षचरित और कादम्बरी की रचना करता है। और बान भट्ट का जो गुरु की बात करें तो वो आपका भर्चु होता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हम सभी को पता है कि आपका जो है वो सम्राट हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया था। जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो आपका आता है कौन, तो वो आता है फाहियान। हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र है। किए गए स्थानों को देखना और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था। हर्षवर्धन चाहता था कि बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा वो जानना चाहता था। बौद्ध गौतम बुद्ध के जो है वो जो जहाँ जहाँ वो रहे हैं पवित्र स्थानों को देखना चाहता था, ये हम लोग जानते हैं। और बाद में जो है हर्षवर्धन से मिलने के बाद ही ह्वेनसांग से मिलने के बाद ही हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उसको वो मानने लगता है। उसके बाद उसको ना अपने राजश्रय में भी उसको दर्जा देता है। उसको बार बार उसके लिए जो है वो धार्मिक आंदोलन ये धार्मिक जो है वो सभा या सम्मेलन वगैरह करवाता था। हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन का जो है एक ग्रंथ था CU की, ये वाला याद रखिएगा, है ना, CU की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हम जानते हैं अपना वो आपका ह्वेनसांग, ये आपका 2015 पूछा गया था BPSC में। ये देखिए बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, जरूरी नहीं है, IAS 2013 में पूछा गया था, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में भेजा था। किसने भेजा था, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। तो अगर हम लोग ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग जो है वो चीन में एक तांग वंशी शासक था, ताई सुंग, उसी के ही समकालीन था और इसी के ही राज्य का वो नागरिक हुआ करता था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिक के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से ना कि दूत के रूप से भारत में आया था और ये आता है आपका 629 में। तो हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो आपका इसी काल में आता है, कब, तो 629 ईस्वी में लगभग भारत के लिए प्रस्थान करता है, 629 में, 629 AD में। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो 641 ईस्वी में अपने दूत को वो चीन भेजता है और 643 ईस्वी में और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आते हैं फिर से। तो 641 में देखो, 629 में तो ह्वेनसांग आया, हर्षवर्धन ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर 641 में जो है हर्षवर्धन भेजता है चीन में दूत को, अपने दूत को। फिर 643 और 645 में चीन का दूत आता है हर्षवर्धन के शासन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो वो था आपका मथुरा, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आता है और अगर हम लोग हर्षवर्धन का टाइम पीरियड देखें तो आपका 606 से लेकर 643 होता है। कब से कब तक, तो 606 से 643 तक होता है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, तो फेमस था। कौन था, मथुरा। जबकि वाराणसी जो था वो आपका रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ की व्यापार ही था। बाद में थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि, ठीक ना, और व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया गया है और यहाँ के निवासी अधिकांशतः जो थे व्यापारी ही थी जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी और कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से जो है वो अत्यंत समृद्ध थे। तो इसमें याद रखिएगा 2 को नाम, एक आपका
मथुरा जो कि वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्र के लिए फेमस था, जबकि वाराणसी जो था वो आपका रेशमी वस्त्र के लिए फेमस था। ठीक है ना, तो ये वाला भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप 145 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है कि कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कोसे शब्द किसके लिए यूज किया गया है? तो आपका रेशम के लिए यूज किया गया है ना। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए जो है वो आपका कोसे शब्द का प्रयोग होता है। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जो है रेशम के लिए जो है वो कोसे शब्द, तो रेशम को ही बोलते हैं हम लोग कोसे, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, रेशम को ही जो है वो आपका कोसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 146 कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो चीनी यात्री तो कौन, तो ह्वेनसांग जो है वो आपका बौद्ध धर्म के लिए यहाँ पे आता है और ये नालंदा में जाकर वो जो है वो शिक्षा लेता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। तो बताया जाता है कि 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय जाता है और इस समय यहाँ के जो है कुलपति आचार्य थे शीलभद्र, और लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानीकटक जिसको हम लोग धानीकोट भी कहते हैं, वह होते हुए जो है वो कांची पहुँचता है। कांची अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आता है और वह वहाँ पे व्याख्यान दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये कि आपका जो है हर्षवर्धन के समय में ही नालंदा महाविहार जो था आपका महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र हो जाता है। और जब ये हर्षवर्धन आता भी है तो वो आपका बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर था, तो बाद में वो बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने के लिए जो है वो नालंदा महाविद्यालय में जाता भी है। ठीक है ना। आज देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 147 कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। तो वो आपका है, जो ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, तो सी यू की। तो उसने एक रचना की थी सी यू की, है ना। तो सी यू की सुकोल आना ये हर्षवर्धन का था ना। जैसे फायान जो झारखंड को क्या कहता है, तो फायान झारखंड को कहता है कुकट लाड, है ना। जबकि अगर ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग जो है भारत को क्या कहता है, तो आपका सी यू की सुकालाना ऐसे कहता है ना। तो सी यूकी की रचना जो है वो ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसे सी यूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग की इस रचना के कारण ही उसे याद किया जाता है, क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी हम लोगों को देखने को मिलती है। चीनी यात्री जिसने भीनफाल की यात्रा की थी, एक कौन ऐसा चीनी यात्री था जिसने भीनफाल की यात्रा की थी, तो वो था आपका ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने भीनपाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को जो है सी यू की कहा जाता है ग्रंथ के रूप में। तो यात्रियों का राजकुमार जो है वो ह्वेनसांग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो हम सभी को पता है आपका ह्वेनसांग से, है ना। आगे देखिए, ये आपका पीसी में पूछा गया कि चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, तो वो कब किया था, तो आपका लगभग 637 में। तो चीनी यात्री इसिंग ने 671 से 695 ईस्वी तक जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पश्चात वो विश्व का भ्रमण करने के लिए निश्चय किया था। बाद में उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। वह अकेले ही कैंटन नगर से जहाज़ में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर बिहार आता है और वो सुमात्रा होते हुए चीन वापस फिर लौट जाता है बाद में, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हर्षवर्धन कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि ह्वेनसांग जो है 629 में आता है, तो इसी के समकक्ष में याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 151 है आपका, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 152 देख लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, कि चीनी यात्री भारत का उल्लेख किस नाम से करता है। तो आपका सी यू की वाला, अच्छा सॉरी, चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग, उसका रचना है सी यू की। क्या है रचना है सी यू की। लेकिन प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत के उल्लेख का जो है वो इन त्यू या फिर थी आन तू, तो चीनी लेखक जो है बहुत सारे वो भारत का उल्लेख जो है वो आपका इन तू में करते हैं। जबकि अगर हर्षवर्धन ये ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग का रचना है सी यू की, इसमें भी भारत के बारे में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। तो हम सभी को पता है ये मुसलमानों का ही कारण था कि ये बख्तियार खिलजी आता है इसलिए।
तो नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाता है, लेकिन बाद में इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कि एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी होता है, उसके द्वारा इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय ही है। विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय रहता है आपका वो, लेकिन नालंदा के बाद में आता है। तो दिए गए विकल्पों में बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन जो है विहार है। कुमारगुप्त प्रथम ने के कार्यकाल में नालंदा में स्थित विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया था, यानी कि उसका निर्माण किया गया था, और बाद में बख्तियार खिलजी इसको जला देता है। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो हम सभी को पता है ये आपका बिहार में स्थित है। एक क्वेश्चन नंबर 156 देखिए कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी कौन था? तो अगर गुप्तोत्तर काल की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है वो आपका जो है वो कन्नौज था, ठीक ना, कन्नौज था आपका, ठीक ना, याद रखिएगा। तो इसके बाद देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि आपका हर्षवर्धन के समय में मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों के लिए फेमस था, जबकि वाराणसी जो है वो आपका रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस था। और आपका जो है पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करें हर्षवर्धन काल यानी कि वर्धन पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड की, तो वर्धन काल में जो है वो व्यापारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, यहाँ पे व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। बाद में बताया गया कि गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र जो है वो आपका उज्जैन से हटाकर कहाँ पे हो गया था? कन्नौज में हो गया था। हम सभी को पता है उज्जैन से हटकर कहाँ हो गया था? कन्नौज में। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज जो था वो आपका गंगा यमुना दोआब पर स्थित होने के कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल हो गया था। और इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण जो है तीन शक्तियों यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी था, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2004 में पूछा गया था यूपी स्पेशल में। इसमें बोला गया था कि यानी कि जो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल में कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, है ना। तो ये सही था, सामंतवाद का जो विकास है वो आपका गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना का महत्वपूर्ण विशेषता था। और इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक के वर्ग में यह अस्तित्व में आता है। ये दोनों सही ही है। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध महासभा में जो है भाग लेता है? तो नहीं, ये आपका गलत है। अगर चीनी यात्री फाहियान की बात करें तो वो आपका आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिलता है और उससे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, तो ये भी गलत बात है। तो बताया जाता है चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है भारत, और उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की है। और चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। और हर्ष जो है ह्वेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। तो ऐसा बात नहीं है कि वो हर्षवर्धन जो है वो ह्वेनसांग से मिला तभी वो बौद्ध धर्म के लिए गया, नहीं, वो पहले ही भी हल्का हल्का बौद्ध धर्म की तरफ झुक गया था, उसके मिलने के बाद और भी ज़्यादा झुक गया। आगे देखिए, ह्वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया था, ये भी ठीक बात है, मिलने के बाद ही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, 159 देखिए कि फाहियान एक तीर्थयात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, बिल्कुल गलत बात है, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, ऑप्शन ए गलत। ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत दौरा किया था, नहीं, ह्वेनसांग जो है वो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, यानी कि ये ऑप्शन उल्टा कर दो, तो ये कर दो, दोनों गलत है ना। तो कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें बताया जा रहा है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उसी के शासनकाल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आता है, और इसके द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक आदि दशा का वर्णन प्राप्त होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत आता है, और इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ CU की तत्कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशा का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर
160 देखिए, यहाँ पे विदेशी यात्री है और यहाँ पे जो है वो भारत भ्रमण का बारे में बताया जाता है। तो अगर ह्वेनसांग की बात करें तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो अगर ह्वेनसांग की बात करें तो ये आपका 629 से 645 बिल्कुल सही है ना। ये भी आगे देख लीजिए। तो ह्वेनसांग जो है वो 629 से 645 तक वो भारत का भ्रमण करता है। इत सिंह की बात करें तो आपका वो 671 से लेकर 695 यानी बहुत समय के बाद आता है। जबकि अगर अल मसूदी की बात करें तो ये तो और भी ज़्यादा 915 से 916 के बीच में भारत आता है। जबकि जो फाहियान है वो भारत का भ्रमण केवल 10 साल के लिए करता है, 402 से लेके जो है वो आपका 412 तक, है ना, 402 से लेके 412 तक। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो चार गो व्यक्ति थे, एक आपका फाहियान, एक ह्वेनसांग, एक इत सिंह और एक आपका अल मसूदी, ये कब कब आए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, ये आपका यूपीपीसी से पूछा गया था 2020 में कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। ये सब हम लोग डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। तो मुल्तान का जो सूर्य मंदिर है इसका उल्लेख सब लोग किया है, ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी सब करता है, ठीक है ना। शामपुर यात्रो उत्सव सूर्य मंदिर से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है ना, ये भी है और ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हटाइए। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के अंत में शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में देखिए कौन सा सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, तो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बौद्ध धर्म का कुछ संकल्पना को आदि गुरु शंकराचार्य लाते हैं अपने जो है सिद्धांतों में। ये उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज बना दिया, गलत बात है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, बिल्कुल सही बात है। तो सी नंबर इसका गलत हो जाएगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बहुत डिटेल से यहाँ दिया हुआ है, वो देख लीजिए और आपको पता होना चाहिए। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म जो है वो केरल के एक छोटे से गांव में होता है, वो उसका नाम रहता है कलाडी। शंकराचार्य के समय में बौद्ध एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व जो है वो समाप्त होता जा रहा था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म जो है उसका अस्तित्व खो रहा था प्राचीन समय में। तो ऐसे में जो है वो इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया था और हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। तो आदि गुरु शंकराचार्य को बहुत ज़्यादा फेमस किया गया था कि वो हिंदू धर्म जो खो गया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म आने के कारण उसको फिर से जीवित किया। आगे देखिए, वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की जो है वो पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थापित मठ हैं जो कि वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो कर्नाटक में एक आपका पहला है श्रृंगेरी क्या है, श्रृंगेरी, जो कि कर्नाटक में है, जो कि आपका दक्षिण में है। और अगर हम लोग द्वारका की बात करें तो वो आपका गुजरात में, ये पश्चिम में है। और पूर्व में आपका पुरी है जो कि उड़ीसा में है। और उत्तर में आपका ज्योति मठ है जो कि जिसको हम लोग जोशी मठ भी कहते हैं, उत्तराखंड में है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व में आपका क्या है तो आपका पुरी उड़ीसा में है। पश्चिम में आपका क्या है तो द्वारका गुजरात में है। उत्तर में क्या है तो आपका ज्योति मठ जो कि उत्तराखंड में है। दक्षिण में आपका श्रृंगेरी यानी कि जो कर्नाटक में है। तो 4 को जो है वो 4 जो है मठों का जो है वो ये किए थे स्थापना। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो उनका जन्म केरल में हुआ था। केरल का एक छोटा सा गांव है कलाडी गांव, ठीक है ना, कलाडी गांव में हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पे है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका पूर्व में पुरी है, ठीक है ना। पूर्व में क्या है तो पुरी है, ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, पूर्व में पुरी है। पश्चिम में आपका द्वारिका है। उत्तर में आपका जोशी मठ है। दक्षिण में आपका श्रृंगेरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 166, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। तो पुरी है, द्वारिका है, रामेश्वरम है, मानसरोवर नहीं है।
चार धाम में बद्रीनाथ, अगर चार धाम की बात करें तो चार धाम में आपका बद्रीनाथ, द्वारिका है, पुरी है, रामेश्वरम, ये चारों आते हैं चार धाम में। जबकि छोटा चार धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। तो अगर हम लोग चार को हम लोग देखें चार धाम, तो आपका बद्रीनाथ है, द्वारिका है, पुरी है और रामेश्वरम है, सभी हैं चार धाम में। चार मठ की बात नहीं की जा रही, चार धाम की बात की जा रही है। जबकि छोटा भी चार धाम है, जिसमें हम लोग बात करते हैं गंगोत्री की, यमुनोत्री की, केदारनाथ की और बद्रीनाथ की, है ना। तो ये आपका चार गो छोटा धाम भी है, चार गो बड़ा धाम भी है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ है, जो कि उत्तर में ज्योतिमठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका, ये भी है। तो आदि गुरु शंकराचार्य चार गो मठों का भी स्थापना करता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। ये चार गो जो है वो आपके धाम का भी स्थापना करता है, चार गो छोटे धाम का भी स्थापना करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं यानी कि सही नहीं है, इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो हरिसेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता होते हैं। प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखा है, तो हरिसेन लिखा है। तथा समुद्रगुप्त का सांदी विग्रहिक सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि जो था वानभट्ट था। तो ये बताया जा रहा है, देखिए रवि कीर्ति जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। रवि कीर्ति कन्नौज के यशोवर्मन, ये आपका भभूति सही जुड़ा हुआ है। हरिसेन की बात करें तो हरिसेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता होते हैं। तो समुद्रगुप्त का अगर दरबारी कवि था तो आपका हरिसेन था, जबकि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था आपका, तो वो था आपका वानभट्ट, ठीक है ना। दंडी जो है वो आपका नरसिंह वर्मन के समय में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, यहाँ पे भी आपको सूचीवंत को सूची 2 से मिलाना है। तो हर्षवर्धन का हम लोग जानते हैं कि जो है आपका दरबारी कवि होता है वो होता है वानभट्ट। समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि होता है आपका हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबारी कवि होता है वो आपका होता है कालिदास। और अमीर खुसरो का अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि होता है अमीर खुसरो। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग इस तरह भी एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। आप देखिए सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही बतलाइए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भोज, उज्जैन, ये सब क्या क्या है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। भोज जो है वो धार से जुड़ा हुआ है, दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त आपका विदिशा से, और उज्जैन जो है वो आपका समुद्रगुप्त विदिशा से, और अशोक जो है वो उज्जैन से जुड़ा हुआ है। ये MPPC से पूछा गया था, ये मेरे को भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन है क्या पूछा है इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 170 कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और ये भी आपका IAS में पूछा गया 2020 में, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और ये इसको याद भी कर लीजिए तो क्या फ़ायदा, समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह से हम लोग जो है वो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल वाला टॉपिक जो था वो आपका कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला स्टार्ट करेंगे कि प्राचीन भारत में स्थापत्य कला कितना ज़्यादा बेजोड़ था। जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं तो हम लोग उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि पढ़े थे कि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल के बाद जो है मौर्योत्तर काल में कई सारे ब्राह्मण साम्राज्य भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी राजवंश। फिर मौर्योत्तर काल में ही भारत में बहुत सारा यमन आक्रमण भी होता है, जैसे कि हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका गुप्त काल। गुप्त काल में भारत फिर से एक हो जाता है। फिर जब आपका गुप्तोत्तर काल जब डिक्लाइन करता है यानी टूटता है, तो गुप्तोत्तर काल जब टूटता है ना, तो यहाँ पे गुप्तोत्तर काल वाला टॉपिक जो है हम लोग तो यहाँ पे क्वेश्चन लगा लिए 170 को क्वेश्चन, लेकिन इसमें लुसेंट बुक में कुछ और भी दिया हुआ, वहाँ से आप लुसेंट बुक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो फिर आपका अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग गुप्तोत्तर काल में जो है गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आता है। तो गुप्तोत्तर काल में फिर से जो है भारत छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपका वाकाटक राजवंश में टूटता है। वाकाटक राजवंश का भी 2 शाखा रहता है जो प्रसेनजीत के समय में टूटता है। एक आपका है कौन, तो एक आपका प्रधान शाखा, एक आपका वसीय शाखा। दोनों शाखा के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका गुप्तोत्तर काल में ही पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का जो है स्थापना होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश के पतन के बाद आपका गौड़ शासक, परवर्ती गुप्त, पुष्यभूति वंश, मौखरी वंश, मैत्रक वंश, ये सभी बहुत सारा वंश इसमें आता है, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा फेमस रहता है आपका वर्धन वंश।
और वर्धन वंश में आपका हर्षवर्धन होता है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत जानना था। तो जितना हम लोग क्वेश्चन लगाए वो तो सॉल्व किए ही, इसके अलावा लुसेंट बुक आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़िएगा, थोड़ा सा वर्धन वंश के बारे में हल्का सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है दक्षिण भारत के बहुत सारे कुछ कुछ राजवंश होते हैं, जैसे कि पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, ये सब हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंशों के बारे में, है ना। तो वहाँ पे इसको कनेक्ट कीजिएगा। तो गुप्त काल के बाद जब गुप्तोत्तर काल आता है तो उसके बाद भारत टूट जाता है, और फिर जब ये ऐसा टूटा कि ये भारत फिर कभी जुड़ नहीं पाया, है ना। फिर भारत जब जुड़ता है मिडिवल हिस्ट्री में, फिर मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं के द्वारा। तो गुप्तोत्तर काल में आपको दो शाखा के बारे में पढ़ना है, एक आपका वाकाटक राजवंश और एक आपका पुष्यभूति वंश, जिसको हम लोग वर्धन वंश कहते हैं। इसके बारे में लुसेंट बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा, वहाँ से पढ़िएगा, बाकी बात इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश है, ये हम लोग जब अलग टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को, है ना। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको क्या पढ़ना है अलग से वो आपको बता दिया गया है। इसके अलावा घटना चक्र के अलावा आप लुसेंट को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से आपका जो है कंटेंट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कल की क्लास में हम लोग जो लेक्चर नंबर 22 होगा, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत में स्थापत्य कला को स्टार्ट करेंगे, और स्थापत्य कला भी बहुत बड़ा है और इसको भी हम लोग MCQ के माध्यम से देखेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रहने देते हैं। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।